नीतीश कुमार की अपनी जाति कितना वोट करती है, उनको कितना जाति है उनका कि 17 साल तक शासन कर लेंगे। यही ओबीसी की जातियों को भ्रमित करके वो जीतते आए हैं। और आज जब देखिए नंबर 3 पर चले गए तो क्या कर रहे हैं, फिर से कुर्मी कोरी, फिर से कुर्मी कोरी। लेकिन फिर भी देखिए मन में तो चोर है ना, मन में चोर है, माली को नहीं लेंगे। लेकिन राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो एकदम जैसे लगता है कि कन्नी कटाते हैं उस तरीका से भागते हैं। पूरे कोरोना के दौरान जब आप घरों में दुबके हुए थे, आपके परिवारजनों के, आपके इष्ट मित्रों के लाशों को कौन जला रहा था? नीतीश कुमार बैठ के घर में फैसला ले रहे थे। उनको बाहर निकले हुए महीना हो गया, इनको घर गए हुए महीना हो गया। जब माननीय आरसीपी सिंह से हमने इस बात को रखा तो जैसे लगता है कि मच्छर उच्छर काट लेता है कि क्या हो जाता है। क्या कभी किसी ने कहा कि एमएलसी बन जाइए? क्या किसी ने कभी कहा कि टिकट ले लीजिए? इनके पीछे बड़ा समाज है बिहार में, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों में नेता आ जाते हैं, लेकिन जब इनको रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो सब धीरे से घसक जाते हैं। क्यों घसकते हैं? अगर लालू यादव ने एक आदमी को टिकट दे दिया उठाकर, आपको याद है किसका नाम मैं ले रहा हूं, उठाकर टिकट दे दिया तो उनको 20 बार बोलना पड़ा कि लालू यादव जी के हम कर्जदार हैं। लालू यादव के क्यों कर्जदार है भाई? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जातीय जनगणना की श्रृंखला में ये एक अगली कड़ी है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि कैसे माली समाज को राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखा गया और उनके नेता ने स्पष्ट किया था। एक तरफ जहां ओबीसी वर्ग में उनका वर्चस्व है कई राज्यों में और कई राज्यों में उन्हें साथ लेकर चला जाता है, लेकिन बिहार में सर्जिकली तौर पर उन्हें बाहर किया गया ताकि राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा न मिल सके। आज वो दूसरी श्रृंखला है जिसमें शुरुआत उस समाज के निचले तबके से होगी जिसका जिक्र हमेशा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी नहीं होती है। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा हैं, दूसरी तरफ सन ऑफ डोम सुनील राम हैं, हमारे संपादक के धर्म भाई हैं। और साफ तौर पे समझे तो डोम समाज बिहार में और सहित देश में निचले तबके से शुरुआत होता है, एससी वर्ग में रखा गया है, लेकिन राजनीतिक रूप से अछूत हो गया है। इसी विषय पर चर्चा होगी। जातीय जनगणना होने वाला है, क्या जातीय जनगणना में उससे पहले इनके पास कौन से आंकड़े हैं और किस आधार पर सरकार जातीय जनगणना करा रही है, क्या उस आधार पर इनको न्याय मिल पाएगा? ऐसे में चलते हैं अपने संपादक की तरफ। डॉक्टर साहब, लगातार चर्चा हो रही है, कल भी हमने माली समाज की बात की, आज हमारे साथ सुनील राम जी हैं, तो कैसे देख रहे हैं इनके समाज को एससी वर्ग में रखा गया है लेकिन राजनीतिक रूप से हाशिए पर है? देखिए, जब हम पंचनामा कर रहे थे जातीय जनगणना पर तो चूंकि देखिए सही बात है, मेरा कातिल है, मेरा मुंसिफ निकला, मेरे हक में फैसला देगा, ये तो है। जब एक सवर्ण बात करता है, पत्रकार हो या कोई भी हो, जब वो बात करता है जातीय जनगणना के बारे में, समानता के बारे में, जातीय विभाजन को समाप्त करने के बारे में, तो लोगों को लगता है कि हवा पानी दे रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने उसको पैटर्न को बदला और मैंने पहले पृथ्वी माली जो हमारे मित्र हैं उनको लाया और आज इनको लाया गया है। इसी कारण से लाया गया कि सीधे इनके मुंह से सुन लेते हैं ना। आप जो कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था है उसको समाप्त करनी है, जातियां गिननी है, तो सीधे जातियां आपको गिन के दिखाते हैं। कल हमने बताया कि बिहार में माली समाज कितना है, वो किसका हिस्सा रहा है, कौन उसको प्रताड़ित करता रहा है। आपके सामने बैठ कर ना बोले कि भाई हमको सवर्णों से दिक्कत नहीं, हमको किसी दिक्कत नहीं, हमको मेरे जात ने छाट रखा है, सरकार ने हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, आरक्षण दे दिया, लॉलीपॉप चूसिए बैठ के, लेकिन पॉलिटिक्स में आपको स्थान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बाकी राज्यों में मिल रहा है लेकिन बिहार में आपको नहीं देंगे। 15 साल यादव शासन करेंगे, 17 साल बिहार में कुर्मी शासन करेंगे, लेकिन एक बार भी डोम को, माली को, चमार को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जानते हैं? सवर्णों ने भी किया है, हमारा भी शासन रहा है। कांग्रेस के शासन में आप और हम कितने दिन तक शासन किए हैं? अब समय नहीं आ गया क्या SC/ST को मौका मिले, क्या वो अपने लिए फैसला करें? एक बार बार जब ओबीसी की बात होती है, आरक्षण के छूने की बात होती है, सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज उसके खड़ा होता है, अग्रेसिव होता है। पता है क्यों? SC/ST समाज तक वो फायदा पहुंच ही नहीं पाता है, बीच में ही लोग लिया जाता है। और आज मैं साबित कर दूंगा ये बात। आपको बता दें कि बगल में जो बैठे हुए सन ऑफ डोम, इनका पोस्टर पटना में आप कई बार देखे होंगे। अलग अलग मौके पर बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ आपने इनकी तस्वीर देखी होगी। पूछ लीजिए बगल में बैठे हुए हैं, क्या कभी किसी ने कहा कि एमएलसी बन जाइए? क्या किसी ने कभी कहा कि टिकट ले लीजिए? इनके पीछे बड़ा समाज है बिहार में, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों में नेता आ जाते हैं, लेकिन जब इनको रिप्रेजेंटेशन देना होता है तो सब धीरे से घसक जाते हैं। क्यों घसकते हैं? पूछ लीजिए बगल में। जी सुनील जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जातीय जनगणना हो रही है, क्या आशाएं हैं आप लोगों की? हम लोग को तो सबसे पहले जातीय आधारित गणना जो हो रहा है बिहार में, आशाएं तो बहुत सारे हैं, चूँकि
बोलने को लेकर रहें तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन किए हैं कि हम लोग को राजनीति भागीदारी क्यों नहीं दी जाती है। सही बात है कि पटना को शहरों पर हमने पोस्टर, बैनर, बड़े सारे लीडर के साथ भी फोटो साथ में, फिर कार्यक्रम बहुत सारा किया, मेहनत भी बहुत किए, लेकिन राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो एकदम जैसे लगता है कि कन्नी कटाते हैं उस तरीक़ा से भागते हैं। ये मैं अभी वर्तमान में हम जनता दल यू में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पास हम गए थे मिलने के लिए, अपना बायोडाटा भी लेके। वहाँ जाने के बाद पहले तो रिसेप्शन में वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद जब सभी लोगों से मिल लिए तो करीबन 9 बजे रात में हमको, चूँकि मिलने का उनको मनसा नहीं था, लेकिन मेरा जो दबाव था, हमें जो डटे हुए थे, तो उनको हटने में भी नहीं बन रहा था। अंतोगत्वा वो अपना पीए को बोले कि जाके लाओ, उसको बुलाओ। गए। जो वास्तविक स्थिति है डोम समाज का, बिहार में हो या उच्च सदन में हो, चूँकि एक भी प्रतिनिधि इस समाज का नहीं है आज के दौर में, अभी के डेट में। जब माननीय आरसीपी सिंह से हमने इस बात को रखा तो जैसे लगता है कि मच्छर उच्छर काट लेता है कि क्या हो जाता है, तुरंत कुर्सी पर से उठे, बोले ठीक है चल दी। तो आपका जो बात है 100% सही है कि ऐसे हम लोगों को हर मामले में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हों, हर तरीका का अपडंडा अपनाते हैं, लेकिन राजनीति भागीदारी देने की बात आई तो एकदम ना। और ये मतलब ऐसा नहीं है, ये पिछले 30 सालों का शासन का बात हो रहा है और उसके पहले का भी जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने पहले बेवकूफ़ बनाया, फिर लालू यादव का राज आया, उसमें बेवकूफ़ बने, फिर अब ये 15 साल, नीतीश कुमार का 17 साल हो गया, इसमें भी बन रहे हैं। आपके बगल में बैठे हुए पूछिए, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि क्या इन तीनों शासन के दौरान, एक तो आप 30 साल सीधा ओबीसी का शासन मानिए, फिर आप उधर सवर्णों का शासन मानिए, क्या कभी किसी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर भी, मैं बोल रहा हूँ केवल बिहारी नहीं, क्या कभी मौका मिला आपके समाज से? अगर मिला भी तो किस तरीके से मिला, ये बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में भी तो पूर्व में माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस समय सरकार थी उनकी, तो बिहार से ही सबलपुर के रहने वाले रामधनी दास जी को नॉमिनेट किए थे राज्यसभा के लिए। उसके बाद तो हमको लगता है कि उसके बाद कोई नाम नहीं है। ऐसे भी लोग सर्च करके देख सकते हैं, आज के डेट में तो आधुनिक सिस्टम है। दूसरा चीज़ है कि बिहार में भी दोनों सदन है और दोनों सदन में जो है अभी तक एक भी उम्मीदवार जो है खास करके डोम समाज का नहीं रहा है। तो इस कड़ी में जो है हर तरीका से हम लोग अपने को ठगा महसूस करते हैं और हम लोग हर समय, आखिर हम लोग जो अपना समाज का जो बात है या हर तरह के आज जो लोग घटना हो रही है या किसी तरीका का हम लोग के समाज के प्रति कोई भी तरह का संवेदनशील मामला हो, उस पर हम किसके पास जाएं? आखिर हम किसी भी समाज के पास जाएंगे तो वो बात बनाते हैं, हाँ आरसीपी सिंह की तरह से हम बात बनाएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम लेंगे तो हम क्या बोले। ऐसा कोई द्वार नहीं है जहाँ पर सुनील राम नहीं जाता हूँ। मैं दर्शकों से बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं ध्यान से ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप ही जिस समाज की बात आप करते हैं उस समाज के बहुत निचले पैदान से इनको बुला कर लाया गया है। हमारे तो धर्म भाई हैं, इसलिए हमारा तो हमेशा फर्ज रहता है कि इनकी बात अब तक पहुँचाए। लेकिन आपका फर्ज क्या बनता है? क्या केवल यादवों के नाम पर, कुर्मी कोयरी के नाम पर एकजुट होकर कोई उपेंद्र कुशवाहा को डिफेंड करेगा, कोई लालू यादव को डिफेंड करेगा? हम जिसके खिलाफ बोलेंगे उनको नेता बनाकर उनके पीछे कार्यकर्ता लग जाते हैं। इनके खिलाफ, इनके पीछे कौन लगेगा? आज बता दूं जरा एक छोटी सी बात, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। बिहार में लगभग 3 लाख डोम है। बिहार में चूंकि इनकी जो आबादी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी किसी एक जगह पर, एक विधानसभा लोकसभा में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए कोई नेता भाव नहीं देता है, स्थान रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट नहीं बैठते हैं। कहीं ओबीसी ज़्यादा, ओबीसी तो हर जगह ज़्यादा है, तो ओबीसी इनके हक मार रहे हैं हर जगह। कहीं सवर्ण ज़्यादा तो सवर्ण हक मार रहे हैं इनका, इसलिए इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन इतिहास जरा खंगालिए, जरा पुरातन में जाइए, बगल में आपके बनारस था। बनारस का राजा कौन था?
बनारस के राजा के तौर पर रिप्रेजेंटेशन किसको मिला हुआ था? और एक बात और बता दूं, पूरे कोरोना के दौरान जब आप घरों में दुबके हुए थे, आपके परिवारजनों के, आपके इष्ट मित्रों के लाशों को कौन जला रहा था? नीतीश कुमार बैठ के घर में फैसला ले रहे थे। उनको बाहर निकले हुए महीना हो गया, इनको घर गए हुए महीना हो गया। तो पूछ लीजिए, बगल में बैठे हुए हैं। जी, सवाल जनसंख्या को लेकर भी आती है और जो प्रतिनिधित्व है उसको लेकर भी आती है। तो आप लोगों की समाज की जो जनसंख्या है बिहार के अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, तो क्या वैसे में आपको प्रतिनिधित्व या आपको विकास का हक नहीं है जिस प्रकार से जो योजनाएं बनती हैं? धरातल पर इस चीज़ का जो है हम लोग का सर्वे किया हुआ है, और चूँकि दीघा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने हसम इमाम एक राइटर हैं, उसके द्वारा और पूर्व में भी 19वीं सदी में भी इस समाज का बहुत ऐसा तथ्य जो मिल जाता है। तो उस लिहाज से प्रति व्यक्ति का सर्वे हुआ है, तो सर्वे में खास तौर से ये पता चला है कि जो भी सरकारी योजना का लाभ हो इन तक पहुंचता ही नहीं है। बीच में जो है ओबीसी हो, जादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, जो स्वर्ण हो, अब सब समाज जो बोल रहे हैं, जो चूँकि अंतिम पायदान पर हम लोग हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़े लिखे की भी दिक्कत है। कुछ परसेंटेज के लोग हैं जो पढ़े लिखे, लेकिन खास तौर पर जो सरकारी योजना है उसका जो हक है इसको नहीं मिल पाता है। बीच के जो लोग हैं, सरकार के हो या ऐसे गैर राजनीतिक पार्टी के हो, सब इसकी हकमारी करता है। तो आखिर ग्राउंड रिपोर्ट पर तो इनका सर्वे के अनुसार इनको सरकारी योजना का लाभ मिलता ही नहीं है। सर, एक सवाल भी रहेगा कि क्या जिनकी जनसंख्या कम है उनको विकास करने का अधिकार नहीं? एमएलसी या राज्यसभा क्यों बनाया गया है? इसीलिए न बनाया गया है क्योंकि इसको कि जिसकी संख्या कम है वो चुनाव नहीं जीत पाएगा ना। जाति इसीलिए भारी पड़ जाती है, और इसी को तो देखकर आज तक जाति का लूप होल का फायदा उठा के हमारे लोकतंत्र का नेता जीतते आए हैं। नीतीश कुमार की अपनी जाति कितना वोट करती है, उनको कितना जाति है उनका कि 17 साल तक शासन कर लेंगे। यही ओबीसी की जातियों को भ्रमित करके वो जीतते आए हैं। और आज जब देखिए नंबर 3 पर चले गए तो क्या कर रहे हैं? फिर से कुर्मी कोयरी, फिर से कुर्मी कोयरी। लेकिन फिर भी देखिए मन में तो चोर है ना, मन में चोर है। माली को नहीं लेंगे, कुशवाहा को नहीं, ये बोल रहे हैं साहनी समाज को नहीं लेंगे, डोम समाज को नहीं जोड़ेंगे। आप इतना एक बात बताता हूँ, अगर डोम समाज की बात केवल छोड़ दीजिए, आप बीच में आप देखिएगा जो रविदास समाज है, जो दुसाध समाज है, जो पासवान समाज है, इन दोनों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कितना तगड़ा है। जानते हैं क्यों? वोट परसेंटेज है, किसी किसी जगहों पर दबदबा है इनका, हाजीपुर जैसे जगहों पर। और इस वजह से रामविलास पासवान नेता बड़े बन पाए। रामविलास पासवान ने दुसाध समाज का जो पासवान समाज है उसको इतना आगे बढ़ा दिया कि आज चिराग पासवान को कोई देख कर कह नहीं सकता कि ये पासवान समाज से आते हैं। उनके दिनचर्या को देखकर लगता नहीं कि वो पासवान समाज के हैं। उतना ही नहीं, आप बदलिए और बदल कर देखिए कि कितना बिहार में जो अन्य जगहों पर भंगी कहे जाते हैं, हम मुझे बोलने में दिक्कत नहीं, चमार भी कहे जाते हैं, हमारे यहाँ उनको रविदास कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल सिनारियो है, बहुत बोल नहीं सकते आप उनका नाम, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनको कोई देने वाला नहीं है। अगर लालू यादव ने एक आदमी को टिकट दे दिया उठाकर, आपको याद है किसका नाम मैं ले रहा हूँ, उठाकर टिकट दे दिया, तो उनको 20 बार बोलना पड़ा कि लालू यादव जी के हम कर्जदार हैं। लालू यादव के क्यों कर्जदार है भाई? क्यों किसी कर्जदार होंगे? यही मानसिकता तो हटानी है। आज मुन्नी देवी को टिकट दे दिया गया, श्याम रजक बैठे हुए हैं, श्याम रजक बगल में बैठे हुए हैं, मुन्नी रजक को टिकट दे दिया गया। मुन्नी रजक को बार बार दिखाया जा रहा है कि वो कपड़ा धोती हैं, वो कपड़ा धोती हैं, कपड़ा धोती हैं। कौन लाश जलाता है? आज भी सन ऑफ डोम वहाँ लाश जलाते हैं, जाके भेंट कर लीजिएगा। अंतिम समय में एक जगह में एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि अपनी मांगों को रखें जाति की जनगणना के लेकर। एमएलसी और राज्यसभा बनाया जा सकता है। इनका प्रावधान इसीलिए बनाया गया था कि ये रिजर्वेशन जैसा ही यूज़ किया जा सके। अगर डोम समाज से कोई रिप्रेजेंटेशन 10 साल में नहीं हुआ है तो एक मौका मिलना चाहिए कि एमएलसी ही बना दिया। अगर ये सदन में जाएंगे तो ये वहाँ जाकर अपने समाज की आवाज़ उठा सकते हैं कि देखिए सर, कोरोना में हमारे इतने लोगों को कोरोना हो गया, कितने लोग मर गए। आपने फिल्मों में देखा होगा, मसान फिल्म में दिखाई गई है स्टोरी अच्छे से, बहुत इमोशनल हुए लोग, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि डोम समाज का क्या स्थिति अभी फिलहाल में है। एक और कोरोना के दौरान एक अमेजोन पर रिलीज हुई थी सिनेमा, उसमें बताया गया था कि कोरोना से कैसे मर रहे थे डोम समाज के लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स में थे। किसने सम्मानित किया? क्या प्रधानमंत्री को भी समय मिला बुलाकर किसी डोम समाज के व्यक्ति को सम्मानित कर दे? केवल हकमारी की जा रही है। और सच्चाई यही है कि जो जिसको आप मनुवाद कहते हैं, सामंतवाद कहते हैं, वो केवल आप ऊपरी जातियों में डालकर और उसको आप ढक्कन बंद कर देते हैं, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने में लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि देखिए सवर्णों के हाथ से जब छूटा तो ओबीसी के हाथ में 30 साल रहा, अब ओबीसी से छूटेगा तो 100 साल रहेगा SC/ST के हाथ में।
इस डर से केवल नहीं मिलता है इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन कि इनके हक में आ जाएगा तो समझदार हो जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। लेकिन एक बात जान ली नीतीश जी या कुशवाहा जी या तेजस्वी जी या जो भी देख रहे हो, इतना जान लीजिए कि आप बाकी जगहों पर रिप्रेजेंटेशन को नहीं दीजिएगा, लेकिन आज भी शमशान में 100% रिजर्वेशन है डोम समाज का, आप उखाड़ नहीं सकते उस रिजर्वेशन को। और आने वाले समय में अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो ये आगे भी इसी तरह का झंडा हर जगह गाड़ेंगे। और विशेष मांग क्या है इनकी, ये जरूर आपकी मांग क्या है जातीय जनगणना को लेकर लगातार जब चर्चा हो रही है? जातीय जनगणना के आधार पर हम लोग का सबसे बड़ा मांग यही है कि सबसे पहले निष्पक्ष इसका सर्वे हो और निष्पक्ष रूप से इसका जो भी रूपरेखा तैयार कर रही है सरकार, वो बिना लोभ लालच के या किसी जाति में उपजाति में घुसा देना या यहाँ से उठा के वहाँ डाल देना, ये सब न करके निष्पक्ष जातीय आधारित गणना आपके स्लैब में से हटाया जाए। ये इनकी मांग लगातार ये करते हैं कि जो संपन्न जातियां हैं उनको हटाया जाए हमारे स्लैब से। यह स्पष्ट हो सके कि आपकी संख्या क्या है? हाँ, हमारी संख्या जो है, हम संपन्न जो भी जाति है, जो हम लोग का हक अधिकार, इसमें हम लोग के खास करके 7 उपजाति हैं, जिसमें डोम, डोमनी, डोमार, डोमना, डोमरी, इस तरीक़ा से 7 उपजाति जो है इसका है। और इसकी उपजाति को धांगर भी इसी में आता है, महातासुरा भी यही इसी में आता है। तो ये जो 7 है, इसको किसी दूसरे तीसरे में न डाल के जो संपन्न जाति इनका शोषण करे, इसको मेन ख्याल में रखते हुए कि इसका शोषण जो पिछले 70 वर्षों से 75 वर्षों से होते आ रहा है, वो शोषण न हो और सही में अगर इनको विकास के रास्ते पर लाना है तो इस अंतिम पायदान के समाज को निष्पक्ष तरीके से इसकी आंकड़ा को जनता के डोमिनल में लाया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना तो हो रही है, लेकिन कई ऐसे समाज हैं जो अभी भी दबे हुए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं हो पा रहा है। देश के आज़ादी के 70 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति उस समय की जैसी ही बनी हुई है, और जिसको लेकर लगातार कई लोग सामने आ रहे हैं। जो संपन्न हो चुके हैं उनको उस स्लैब से बाहर किया जाए और जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। फिलहाल के लिए इस पंचनामा के सीरीज में इतना है।